एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। ये फैन फिक्शन ओमेगा वर्स में चलेगा। स्टोरी आपको जैसी भी लगे, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओके, तो फिर चलिए बिना देर किए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में, जहाँ एक ओमेगा बहुत ही ज़्यादा ड्रंक कंडीशन में था। वो काउंटर पे बैठा हुआ था और सामने ऑर्डर देते हुए कहता है, मुझे और वाइन दो। जिस पे वो काउंटर पे खड़ा इंसान वीन को अजीब नज़रों से देखता है, पर खैर फिर वो उसे वाइन दे देता है क्योंकि उसका काम ही यही था। वीन उस वाइन को भी गटक जाता है और ग्लास को खाली करते हुए उसके सामने रखते हुए कहता है, इसमें और वाइन डालो। वीन ऑलरेडी 10 ग्लासेस पी चुका था और वो हद से ज्यादा नशे में था। तभी पीछे से कोई कहता है, वीन, ये कोई और नहीं, उसका फ्रेंड नी हुएसांग था। अब यहाँ पे वीन जो कि एक ओमेगा है और नी हुएसांग एक बीटा है। वीन और नी हुएसांग दोनों एक ही साथ काम करते हैं। इस कारण से उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती है। हुएसांग जो कि उस समय से क्लब में डांस कर रहा था, बट डांस करके थकने के बाद वो वीन के पास आता है, जहाँ वीन बहुत ही ज्यादा ड्रंक कंडीशन में था। वीन हुएसांग को देखते हुए कहता है, ओ माय बेबी, तुम आ गए। ये कह के वीन हुएसांग के पास जाता है और उससे लिपटने चिपटने लगता है। ये देख के नी हुएसांग कहता है, वीन, मुझसे दूर रहो, मैं कोई अल्फा नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इस पे वीन कहता है, नी हुएसांग, यही तो मेरा दुख है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पे नी हुएसांग मन में कहता है, और होगा भी कहाँ से, तुम बनने जो देते हो किसी को, कोई अगर तुम्हारी तरफ स्माइल भी कर दे तो तुम पहले ही उसे कोल्ड स्टेयर देने लगते हो, सीधे कह देते हो नॉट अवेलेबल। यहाँ मुझसे लिपटते चिपटते जा रहे हो। तभी हुएसांग वीन को फिर खुद से दूर करता है, जो कि बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। तभी वीन को कहता है, वीन, तुम बहुत ड्रंक हो चुके हो, अब हमें घर चलना चाहिए। ओके। इस पे वीन कहता है, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे काटने को दौड़ता है, और वैसे भी कल छुट्टी है ना, तो चलो ना, हम और फन करते हैं। वो माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेबी। ये कह के वीन न्यूसान को किस करने जा रहा था, जिस पे हुएशान फिर से वीन को दूर कर देता है और जैसे तैसे करके उसे एक घर पे लेके आता है। नी वीन को अपने घर लेके आता है क्योंकि क्लब से नी नी हुएसांग का अपार्टमेंट नजदीक था, इसीलिए वो वीन को लेके अपने अपार्टमेंट में आता है और वीन को उसके ही बेड पे सुला देता है। नी हुएसांग जैसे ही वीन को बेड पे लेटाता है, तभी वीन नी हुएसांग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, बेबी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, यू नो, आई एम फीलिंग वेरी हॉट। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें। तभी नी हुएसांग कहता है, वीन, होश में आओ, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो। ये कह के वो वीन को सुला देता है और कहता है, उफ, इसका कुछ नहीं हो सकता, और हुएसांग दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। सीन अगले सुबह का देखते हैं, जहाँ मॉर्निंग होते ही वीन के सर में बहुत तेज दर्द होता है। वीन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपना सर पकड़ के बेड पे बैठ जाता है। जहाँ वो अपने आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने घर में तो नहीं है। वीन घर को देख के समझ गया था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड हुएसांग के घर पे है। तभी हुएसांग वीन के सामने आता है, उसके सामने हैंग ग्रोवर सूप को रखते हुए कहता है, इसे पी लो, तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। इसमें वीन कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरा नशा ऑलरेडी उतर चुका है। इस पे हुएसांग कहता है, हाँ, वैसे भी नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊँगा क्लब में। इस पे वीन कहता है, ओ माय बेबी, तुम हर बार यही कहते हो। इस पे नी हुएसांग कहता है, वीन, कम ऑन, तुम्हें पता भी है
कि तुम पीने के बाद किस तरह की हरकतें करते हो। कल तुमने तो मेरी इज्जत ही उतार ली थी। इस पे वीन हंसते हुए कहता है, अच्छा, तुम्हारी इज्जत है जो मैंने उतार ली। इस पर नीवसांग कहता है, वीन। वीन उस सूप को पी लेता है, देन जाके फ्रेश हो जाता है। तब तक इधर वेसांग भी ब्रेकफास्ट बना चुका था। वीन वेसांग के पास ही आकर ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है। वो लोग ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वेसांग कहता है, वीन, आखिर ये सब कब तक चलेगा? तुम हर संडे यही करते हो। हर वीकेंड पे यही करते हो। तुम क्लब जाते हो, तुम ड्रंक कंडीशन में रहते हो और तुम्हें कुछ पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। वीन, अगर तुम वाकई में अपनी लाइफ में किसी को चाहते हो तो तुम्हें किसी को एक चांस देना चाहिए। इस पे वीन कहता है, नहीं, मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं चाहता। इस पे हसान कहता है, वीन कम ऑन, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, बट फिर भी तुम एक बार किसी को मौका देकर तो देखो। हर अल्फा एक जैसा नहीं होता है। इस पे वीन कहता है, बकवास है, सब लोग एक जैसे ही होते हैं। इस दुनिया में कोई भी लॉयल पर्सन होता ही नहीं है और हर इंसान सेल्फिश होता है। सबको कोई ना कोई स्वार्थ होता है, इसीलिए वो एक दूसरे से बातें करते हैं, उनसे रिश्ते बनाते हैं। इसीलिए मुझे अपनी लाइफ में कोई भी फेक रिश्ता नहीं चाहिए। इस पे हुसैन कहता है, अच्छा, फेक रिश्ता नहीं चाहिए, और वो जो तुम क्लब में करते रहते हो वो सब क्या है? इस पे विंग कहता है, अब ऑब्वियसली मेरी एज हो चुकी है, मैं 24 का हूँ, तो मेरे कुछ डिजायर्स भी हैं जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, यू नो। इस पर न्यूसान कहता है, हाँ, उन डिजायर्स को भी कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अल्फा की जरूरत है, इसीलिए कह रहा हूँ किसी को डेट करो। पर तुमने तो कसम खा रखी है कि नहीं, तुम किसी को डेट ही नहीं करोगे। तुम अभी हाँ कहो, तुम्हारे पीछे कितने सारे अल्फा ने ट्राई किया है, बट तुम किसी को भी जाके सीधा मुंह पे मना करके चले आते हो। इस पे विंग कहता है, फैसान प्लीज अब बंद करो इस टॉपिक को, सुबह सुबह मुझे नहीं सुनना ये सब। मुझे सिर्फ अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करना है, इसके अलावा मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और अब सच में मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और अपने डिजायर्स को, मुझे कोई चाहिए हुसैन। इस पे हुसैन कहता है, ओके ठीक है, देन तुम अपने लिए कोई सुगर बेबी क्यों नहीं रख लेते? इस पे वीन कहता है, ये क्या होता है? जिस पे हुसैन कहता है, लाइक कोई ऐसा अल्फा जो कि तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी केयर करेगा, यू नो, जैसे लोग रेंट पे बॉयफ्रेंड लेते हैं, है ना, काइंड ऑफ वैसा, और बदले में तुम इसे पे कर देना। इस पे वीन कहता है, आइडिया तो अच्छा है, ये सही है, मैं अपने लिए एक रेंट पे सुगर बेबी ले लूँगा और वो बिल्कुल मुझे एक प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट देगा, मेरे ही पैसों पे, और डिजायर्स भी पूरे होते रहेंगे। ये अच्छा आइडिया है। निवसांग, पर ये बताओ कि मुझे ये मिलेगा कहाँ पे? मैं किसी ऐसे पर्सन को कहाँ ढूंढूं? इस पे हुसैन कहता है, ये बात तो है। हुसैन, देखो, मेरी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है, मुझे लड़का जैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस ऐसा अल्फा चाहिए जो कि बेड में बहुत ही अच्छा हो, यू नो, मुझे बस बेड में सेटिस्फाइड कर सके। फिर हुसैन कहता है, ठीक है, फिर चलो ढूंढते हैं। ये कह के वो लोग फिर आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। वीन ब्रेकफास्ट करके अपने घर चला आता है। इधर वेसांग, संडे का दिन था तो वो मार्केट में घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ वेसांग एक कैफे में जाता है और वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है। तभी एक वेटर उसका ऑर्डर लेके आता है। वेसांग जैसे ही उस वेटर को देखता है तो वो देख के कहता है, वांग जी, तुम? इस पे वांग जी कहता है, ओह, आप गगा। पे वेसांग कहता है, तुम कैसे हो वांग जी, और तुम ये काम क्यों कर रहे हो? इस पे वांग जी कहता है, तभी वांग जी कहता है, वो दरअसल इसके पीछे एक कहानी है, मेरा शिफ्ट खत्म होने ही वाला है, फिर हम बात करते हैं,
इस पे हुएसांग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा यहाँ वेट करता हूँ। इस पे वांग जी हाँ कह के अपना काम करने लगता है। यहाँ पे लैन वांग जी, जो कि एक अल्फा है, और वांग जी की एज अभी 21 है। खैर, वांग जी अपना सारा काम फिनिश करके देन हुएसांग के पास आता है। वो और हुएसांग फिर बाहर की ओर निकलते हैं रेस्टोरेंट से, जहाँ वांग जी हुएसांग को बताता है कि वो तो जानता ही है कि उसकी मॉम की तबीयत कितनी खराब है। फिर वांग जी, इस पे हुएसांग कहता है, हाँ मुझे पता है। फिर वांग जी कहता है, दरअसल की रिपोर्ट्स आई हैं और उसमें मॉम को कैंसर है, जहाँ कैंसर अभी प्राइमरी स्टेज में ही है, तो उसे ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मैं और गगा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वो पैसे कहीं से जुटा लें, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट है। हमें अपनी मॉम का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना होगा, नहीं तो अगर ये बीमारी और बढ़ गई तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया है। गगा भी अपने ऑफिस में और भी ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हैं। इस पे हुएसांग कहता है, वांग जी कितने अमाउंट की ज़रूरत है। इस पे वांग जी उसे अमाउंट बताता है, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा था, और वांग जी ने अभी तक उस अमाउंट का हाफ ही कलेक्ट कर पाया था। वो वांग जी कहता है, अगर आपकी नज़र में कोई भी जॉब हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं कोई भी जॉब करने के लिए रेडी हूँ जो मुझे अच्छा पे करे। इस पे न्यू सांग कहता है, ओके ठीक है वांग जी, तुम ठीक है, मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके, तुम फिक्र मत करो। और हाँ, क्या मेरे दागी को ये पता है? इस पे वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने भाई से इस बारे में नहीं पूछा है। इस पे हुएसांग कहता है, अच्छा ठीक है। अब दरअसल यहाँ पे वांग जी हुएसांग को कैसे जानता है? तो हुएसांग के जो भाई है और वांग जी का जो बड़ा भाई है लैन सिचैन, और इधर नीमिंगजे, ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सिचैन जो कि एक ओमेगा है और नीमिंगजे एक अल्फा है, इसीलिए वांग जी नी हुएसांग को जानता है। दिन ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद विंग और नी हुएसांग, वो लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। दरअसल यहाँ पे विंग कोई बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन नहीं है। विंग का अपना एक छोटा सा कंपनी है, जहाँ विंग अच्छा खासा इनकम अर्न कर लेता है। वो पुअर नहीं है, बट हाँ, वो कोई बहुत बहुत बड़ा बिलियनर भी नहीं है। वो जस्ट अच्छा अमाउंट ऑफ मनी कमाता है। वो रिच है। वेसांग उसका सेक्रेटरी है। वेसांग और विंग ऑफिस में दिन भर काम करते हैं। फाइनली सारा काम खत्म होने के बाद शाम के समय विंग वेसांग से कहता है, हे वेसांग, चलो ना हम कहीं पार्टी करने चलते हैं। इस पे वेसांग कहता है, नहीं विंग, मैं नहीं जाने वाला हूँ तुम्हारे साथ। इस पे विंग पाउच बनाते हुए कहता है, कम ऑन, तुम ही तो मेरे इकलौते फ्रेंड हो, चलो ना हम चलते हैं। इस पे वेसांग कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना है। तभी वेसांग को वांग जी के बारे में याद आता है और वो यिंग से पूछता है, वी, एक बात बताना, क्या तुमने कहा था कि तुम सुगर बेबी रखना चाहते हो? तुम श्योर हो इस बारे में? इस पे विंग कहता है, हाँ, कोई जेन्युइन पर्सन मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बंदा जेन्युइन होना चाहिए। मैं काफ़ी सारे डेटिंग ऐप्स है, वहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ, बट मुझे वहाँ पे थोड़ा भरोसा नहीं है। इस पे वेसांग कहता है, मैं पर्सनली एक अल्फा को जानता हूँ। एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा है और वो देखने में भी काफ़ी हैंडसम और हॉट है, तो क्यों ना तुम उसे अपना सुगर बेबी बना लो। उसे उसे भी पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। इस पर वही कहता है, ठीक है, तुम मेरी मीटिंग फिक्स कर दो उसके साथ, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा। इस पे सांग कहता है, ओके ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। वेसांग वांग जी को कॉल करता है, जिस पे वो वांग जी को बताता है
कि मुझे तुम्हारे लिए एक काम मिला है, पर वांग जी, तुम पहले एक बार मुझसे पर्सनली मिलो, फिर मैं तुम्हें काम बताऊंगा। इस पे वांग जी वेसांग से मिलने के लिए हाँ कर देता है। वेसांग अपना काम खत्म करने के बाद वांग जी से मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वांग जी काम कर रहा था। वांग जी का भी काम फिनिश हो गया था। तभी वेसांग वांग जी से कहता है, वांग जी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। इस पे वांग जी कहता है हाँ। तभी वेसांग कहता है, दरअसल मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, तुम्हें उसके लिए पैसे काफ़ी अच्छे मिलेंगे। आई मीन इतने अच्छे कि तुम एक ही बार में अपनी मदर का पूरा इलाज का पैसा जमा करा सकते हो और तुम्हें कोई टेंशन की ज़रूरत भी नहीं होगी। इस पे वांग जी कहता है, ऐसा कौन सा काम है, मैं करने के लिए रेडी हूँ। तभी नी वेसांग कहता है, पहले सुन तो लो। दरअसल मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो एक ओमेगा है और उसके पास बहुत पैसा भी है। इस पे वांग जी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पे न्यूसान कहता है, दरअसल मेरा फ्रेंड अपने लिए एक सुगर बेबी ढूंढ रहा है। आई मीन दरअसल वो कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहता किसी भी पर्सन से, वो बस अपनी फिजिकल डिज़ायर्स को पूरा करना चाहता है। इसीलिए उसे एक सुगर बेबी चाहिए, जो उसके फिजिकल डिज़ायर्स को पूरा करे और उससे अच्छे से बिहेव करे। आई मीन वो जैसा चाहे वैसा। बदले में वो तुम्हें पे करेगा। वो तुम्हें इतना पे कर सकता है जितना तुम्हारी मॉम का इलाज एक बार में ही हो जाए, और तो और इसके अलावा भी तुम्हारी जो भी डिमांड्स होंगी वो सब वो फुलफिल करेगा। तुम्हें बस उसके साथ रहना है, उसका सुगर बेबी बनके। सब सुनते ही वांग जी कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, आप तो मुझे जानते हो, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। इस पे हुसैन कहता है, मुझे पता है, बट जैसा कि तुमने मुझे बताया, तुमने जो अमाउंट कहा वो बहुत ज़्यादा है वांग जी, और मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी कर लो इतने अमाउंट को एक बार में इतनी जल्दी पे कर सकते हो। प्लस तुम्हारी मॉम का इलाज, उसमें जितना देर होगा ये बीमारी उतनी ही फैलती जाएगी। इसीलिए मुझे ये सही लगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे अगर मुझे कोई और भी जॉब मिलेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, ठीक है? ये कह के वेसांग वहाँ से चला जाता है। वांग जी, जो कि काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता है, वो अपने घर आता है और अपनी मॉम के कमरे में जाता है, जहाँ उनकी कंडीशन वो देख सकता था कि धीरे धीरे खराब होने लगी है। उन्हें बहुत जल्द से जल्द इलाज कराने की ज़रूरत है। जहाँ उसके भाई, वो भी कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी में ओवर टाइम कर रहे हैं। वांग जी ये सब कुछ देखता है, फिर चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जाता है और वेसांग के ऑफर के बारे में ही सोचने लगता है। दिन वांग जी वेसांग को कॉल करता है और उससे इस बारे में हाँ कर देता है, जिस पे वेसांग विंग के पास आता है, जो कि वो लोग अभी ऑफिस में ही थे। वेसांग विंग से कहता है, हे बड़ी। इस पे विंग कहता है, तभी वेसांग कहता है, दरअसल मैंने तुम्हारे लिए एक सुगर बेबी ढूंढ लिया है। इस पे विंग वेसांग की तरफ देखता है, जिस पे वेसांग कहता है, वो दरअसल वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और वो काफ़ी अच्छा है, और वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो उसे पैसों की भी ज़रूरत भी है, तो इससे उसकी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। इस पे विंग कहता है, ठीक है, पर पहले मुझे उसे देखना है। मुझे कोई ऐसा अल्फा चाहिए जो कि देखने में हैंडसम हो और मेरे डिज़ायर्स को भी सेटिस्फाई कर सके। इस पे वैसांग कहता है, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ से ऑफिस ख़त्म होने के बाद उससे मिल लेना, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का एड्रेस दे देता हूँ। इस पे विंग कहता है, ओके ठीक है, और उधर वैसांग वांग जी को भी बता देता है कि विंग उससे मिलना चाहता है। इस पे वांग जी ओके कह देता है।
फाइनली सारा काम खत्म होने के बाद विंग शाम के समय उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो वांगजी से मिलता है। अब विंग और वांगजी रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हुए थे। तभी विंग वांगजी को अच्छे से ऊपर से नीचे तक देखता है और देखने के बाद कहता है, ओह मेरा नाम विबू शियान है। इस पे वांगजी कहता है, मेरा नाम लैन वांगजी है। तभी विंग कहता है, ओके तो तुम क्या करते हो। इस पे वांगजी कहता है, मैं अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। मैं अभी बिजनेस की पढ़ाई कर रहा हूँ और सेकेंड ईयर में हूँ। इस पे विंग कहता है, ओके ठीक है, अब ये बताओ शक्ल तो तुम्हारी अच्छी है, क्या तुम मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो बेड में? क्योंकि देख लो मुझे बस इसी के लिए चाहिए। और तो और तुम्हें मेरे साथ नाइस बिहेव करना है, बिल्कुल जिससे मेरा मन खुश हो जाए। यू नो, बिल्कुल एक केयरिंग बॉयफ्रेंड की तरह। हालांकि हमारे बीच में कोई भी इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होगा। ये रिलेशनशिप बस फिजिकली होना चाहिए और बस तुम मुझे पैम्पर करोगे और बदले में मैं तुम्हें पे करूँगा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल मना है। वांगजी विंग की सारी बातों को सुनता है। वांगजी ये करना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, पर वो क्या करे, उसके पास मजबूरी थी। वांगजी एक डीप ब्रेथ लेता है और हाँ कह देता है। इस पे विंग कहता है, ग्रेट, देन हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे ताकि इन फ्यूचर हमारे लिए कोई परेशानी ना खड़ी हो। इस पे वांगजी हाँ कह देता है। देन विंग वहां से चला जाता है। विंग घर पे आता है और अपने लॉयर से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाता है और फैसान को फ़ोन करके कहता है, हे बडी। जिस पे फैसान कहता है, तो क्या हुआ, तुम मिले उससे? इस पे विंग कहता है, हाँ मैं उससे मिल लिया हूँ, एक्चुअली वो देखने में तो काफ़ी हैंडसम है। इस पे फैसान कहता है, हाँ। तभी विंग कहता है, वो वो तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसे इतने पैसों की क्या ज़रूरत है। फिर फैसान बताता है कि दरअसल उसकी मॉम के ऑपरेशन के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। इस पे विंग कहता है, ओह ठीक है, उससे बोल देना कि कल मैं उससे मिलूंगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। इस पे फैसान कहता है, ठीक है। अगले दिन विंग और वांगजी जो कि आमने सामने बैठे हुए थे, विंग सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को रखता है जिस पे लिखा था कि वांगजी को विंग के साथ उसके घर में रहना होगा और उसके साथ बिल्कुल एज अ बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करना होगा, साथ ही उसे सेटिस्फाई भी। और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ के लिए था, जहाँ विंग जब चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, बट वांगजी नहीं। बदले में विंग वांगजी के हर एक्सपेंसेस को उठाएगा। वांगजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और फाइनली उस पे साइन कर देता है। साइन होने के बाद विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, ओके तो अब यहाँ से मैं तुम्हारा सुगर डैडी हूँ और तुम मेरे सुगर बेबी। ये कह के विंग स्माइल करता है। जहाँ वांगजी विंग को देख रहा था, तभी विंग कहता है, ओके ठीक है, फिर तुम अपना सामान जाके पैक कर लो, शाम को मैं तुम्हें लेने आऊँगा, देन हम मेरे अपार्टमेंट में चलेंगे। वांगजी एक डीप साई करता है और नोट कर देता है। विंग वहाँ से चला जाता है। इधर विंग ने ऑलरेडी वांगजी की मदर के ट्रीटमेंट में जितने भी खर्च आ रहे थे, उन सब के लिए एडवांस में ही हॉस्पिटल में पेमेंट भी कर दिया था। जी एक बार अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम को देखता है जिनका ऑपरेशन होने वाला था। सिचन वांगजी को देख के कहते हैं, वांगजी तुम मुझे बताओ, तुम इतने पैसे कहाँ से तुमने मैनेज किए? तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो। वांगजी कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? इस पे वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर, इसमें से कुछ मेरी सेविंग्स थे जो मैंने जमा किए थे। अब तो जानते हो कि बचपन से ही मैं स्कॉलरशिप पे ही पढ़ते आ रहा हूँ, तो मेरे काफ़ी पैसे बच जाते हैं। और बचपन से ही मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाए हैं, साथ ही मैं हमेशा पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तो ये सब उसके ही पैसे हैं।
और कुछ पैसे मैंने अपने फ्रेंड्स से लोन लिए हैं, मैं उन्हें रिटर्न कर दूंगा। इस पे सिचैन कहते हैं, ठीक है वांग जी। तभी वांग जी कहता है, ओके ब्रदर, अब मैं चलता हूँ। अब यहाँ पे वांग जी, जो कि अपने कॉलेज के हॉस्टल्स में रहता था, तो इसलिए सिचैन को ज़्यादा कुछ शक भी नहीं होता है। वांग जी वहाँ से चला जाता है। देन वो अपना सामान हॉस्टल आके पैक कर लेता है। शाम के समय विंग उसे लेने आता है, जहाँ वांग जी और विंग सीधे विंग के अपार्टमेंट में आते हैं। दरअसल ये अपार्टमेंट तो नहीं, बल्कि शहर के चकाचौंध से हटकर विंग का एक छोटा सा बट बहुत ही खूबसूरत सा घर था। विंग बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस चीज़ें यूज़ करना पसंद नहीं करता था। उसका घर बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पेसियस था। हाँ, कोई महल नहीं था। और तो और विंग को नेचुरल चीज़ें काफ़ी पसंद थी। वो नेचर लवर था, तो उसके घर के आसपास उसने काफ़ी सारे गार्डनिंग कर रखी थी। वांग जी विंग के घर को देखता है, जहाँ उसे वो घर काफ़ी अच्छा लगता है। तभी वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद विंग वांग जी को देखता है और फिर उससे कहता है, ओके, तो चलो, ये ऊपर वाला कमरा ये तुम्हारा है और इसके सामने ये मेरा कमरा है। हालांकि तुम्हें सोना तो मेरे ही कमरे में है, बट फिर भी आई नो तुम्हारी भी पर्सनल स्पेस है, इसलिए तुम इस कमरे में रहोगे। वांग जी नोट कर देता है। वो लोग अच्छे से फ्रेश होते हैं। देन विंग कमरे से बाहर आता है और वो किचन में जाके खाना बनाने लगता है। विंग को अपने आसपास ज़्यादा लोग पसंद नहीं थे, इसलिए वो कोई मेड भी नहीं रखता है। हाँ, मेड बस दिन में एक बार आती है, जो कि क्लीनिंग, उसके गार्डनिंग में पानी वानी डाल के सब चली जाती हैं। खाना विंग खुद से ही बनाता है। वांग जी जब आता है तो वो विंग को किचन में खाना बनाते हुए देखता है। तभी विंग उसे देख के कहता है, ओह, तुम आ गए। डिनर बनने में भी थोड़ा टाइम है, तब तक तुम टीवी देख सकते हो। विंग हॉल की तरफ इशारा करता है, जहाँ वांग जी हाँ कहता है और बस जाके वहीं सोफे पे बैठ जाता है। हालांकि वो मूवी तो नहीं देखता। वांग जी अपना फ़ोन निकाल के उसमें कुछ करने लगता है। इधर विंग, जो कि डिनर बनाने के बाद वांग जी को बुलाता है और वो लोग बैठ के डिनर करते हैं। जहाँ शुरू शुरू में तो ये उन दोनों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ से शुरू करे। सेम एज वांग जी, आफ्टर ऑल दोनों ही इनएक्सपीरियंस थे। डिनर खत्म होने के बाद वांग जी कहता है, मैं इन डिशेस को साफ कर देता हूँ। इस पे विंग कहता है, बट तभी वांग जी कहता है, इट्स ओके। उस पे विंग हाँ कह देता है। वांग जी डिशेस को क्लीन कर रहा था और विंग वहीं काउंटर पे खड़ा होके वांग जी को देखे जा रहा था। जब उन लोगों का सारा काम हो गया, तब विंग और वांग जी अपने रूम्स में आते हैं, जहाँ विंग वांग जी को गुड नाइट कह के अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि ऑल ऑफ अ सडन मतलब वो किसी पर्सन के साथ कैसे इंटीमेट हो जाए और कहाँ से शुरू करे। इसीलिए आज पहला दिन था, तो वो लोग ऐसे ही अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग जब विंग की नींद खुलती है, क्योंकि विंग एक लेट पर्सन है, वो बहुत ही देर से उठता है। विंग जब उठ के रेडी होके नीचे आता है, तो देखता है कि वांग जी ने ऑलरेडी सारा ब्रेकफास्ट बना दिया है। विंग ये सब देखता है तो हैप्पी हो जाता है। तभी वांग जी विंग को देख के कहता है, हे विंग, आगे तुम नाश्ता कर लो। इस पे विंग हाँ कहता है और वो लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करते हुए विंग वांग जी से पूछता है, तो अभी तुम क्या करने वाले हो? इस पे वांग जी कहता है, मैं पहले अपनी मॉम से मिलने जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इनका ऑपरेशन सब अच्छे से हुआ या नहीं और वो कैसी हैं, और देन मैं कॉलेज जाऊंगा। इस पे विंग कहता है, ओके। वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी को भी टाइम था निकलने में, तो विंग अपना बैग लेके
ऑफिस के लिए निकलने लगता है। जाने से पहले विंग वांग जी के लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस कर देता है और उसे बाय बोल के वहां से चला जाता है। वांग जी जिसका पूरा फेस रेड हो चुका था और सेम एज बीइंग उसे भी बटरफ्लाईज फील हो रही थी बिकॉज ऑब्वियसली ये उन दोनों का पहला किस था। शाम के समय एज यूजुअल वांग जी विंग से पहले आ जाता है और वो विंग के लिए डिनर बना लेता है। विंग जब घर आता है तो देखता है कि वांग जी हॉल में बैठ के अपनी बुक्स को रीड कर रहा था। विंग अपने कमरे में जाता है। विंग नीचे आते हुए कहता है, लानजान तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मीन इट्स ओके, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बना लूँगा, या फिर अगर तुम चाहते हो तो मैं मेड रख लूँगा। इस पे वांग जी कहता है, नहीं मुझे आदत है ये सब करने की। इस पे विंग कहता है, ओह तो तुम काफ़ी अच्छे से ट्रेंड हो गए हो। मेरे फेक बॉयफ्रेंड सुगर बेबी, आई मीन मुझे अच्छा तुम फील करवा रहे हो। इस पे वांग जी कहता है, अब उन लोगों के बीच में ये सब नॉर्मल था। वांग जी घर का अच्छे से ख्याल रखता, विंग की केयर भी करता और विंग उसे काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन विंग हर बार यही कहता था कि वांग जी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसका काम है, विंग को हैप्पी फील कराना, बिल्कुल ऐसा जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो और उसकी केयर कर रहा है। विंग को तो यही लगता था। खैर वांग जी क्या सोच रहा है वो तो वांग जी ही जाने। उन दोनों को साथ रहते 1 वीक हो चुका था और अभी तक उनके बीच में सिर्फ किसेज ही होते थी, वो भी नॉर्मल, क्योंकि इससे आगे ना विंग बढ़ता था और विंग कुछ कहता नहीं तो वांग जी भी आगे नहीं बढ़ता था। ऐसे ही वीकेंड्स आ जाता है जहाँ वीकेंड पे फिर से विंग और न्यूहेसांग पार्टी करने जाते हैं, जहाँ एज यूजुअल पीने के बाद विंग पूरी तरह से नशे में हो जाता है। विंग फिर से अपनी उलूल जुलूल हरकतें शुरू कर देता है। तभी न्यूहसांग इस बार वांग जी को कॉल लगाता है और कहता है कि वो आके विंग को संभाले। वांग जी देखता है कि रात काफी हो चुकी है तो वो टैक्सी लेकर विंग को लेने चला जाता है, जहां विंग को लेकर वांग जी जैसे तैसे उसी कार में बैठाता है और खुद ड्राइव करके उसे घर लेके आता है। वांग जी विंग को जैसे ही उसके कमरे में लेके आता है कि तभी विंग वांग जी को टाइटली ग्रैब करता है और उसके लिप्स को सीधे किस करने लगता है। विंग जो कि सॉफ्टली वांग जी के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर चुका था। ये देख के वांग जी पहले तो थोड़ा हैरान होता है, बट देन विंग को रिस्पॉन्ड करने लगता है और देखते ही देखते उनकी एक किस हॉट एंड फायरी हो जाती है। किस करते करते ही विंग अपने बेड की तरफ आता है, जहाँ विंग बेड पे लेट जाता है और वांग जी को सीधे अपने ऊपर खींच लेता है। विंग सिडक्टिव वॉइस में कहता है, लानजान आई नीड यू, माई बेबी, माई सुगर बेबी, डैडी नीड्स यू, प्लीज सेटिस्फाई मी। ये कह के विंग बहुत ही ज़्यादा सिडक्टिव लग रहा था। वांग जी जो कि खुद भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी विंग की पूरी बॉडी पे किसेस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग के नेक पे भी करता है और वहाँ भी लव बाइट दे देता है। देन वो धीरे धीरे करके विंग के शर्ट को ओपन कर देता है। वांग जी जो कि विंग के ब्रेस्ट को देखता है और वहाँ किस कर लेता है। वो विंग के नेवल पे अपनी टंग को घुमाता है और उसके साथ ऐसे ही कुछ देर तक एंजॉय करने के बाद वांग जी फाइनली विंग के लोअर गारमेंट्स को भी खोल देता है एंड देन अपने भी। वांग जी विंग की पूरी नेकेड बॉडी को ऊपर से नीचे तक बहुत ही डार्क आईज से स्कैन करता है एंड देन विंग और खुद को कनेक्ट करता है और वो लोग लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों देर रात तक ऐसे ही लव मेकिंग करते हैं, जहाँ वांग जी भी विंग के साथ लव मेकिंग करने के बाद वैसे ही उसके साथ ही सो जाता है, क्योंकि विंग उसे खुद से दूर नहीं जाने देता। अब अगली सुबह
जैसे ही विंग की आंखें खुलती हैं, उसे अपने ऊपर कुछ हैवी सा फील होता है। जब वो देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो वांग जी के साथ सोया हुआ है। देख के विंग थोड़ा घबरा जाता है। वो हिलने लगता है, जिस कारण वांग जी भी जग जाता है। वांग जी विंग को देखता है। उसका फेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी खुद को रोक नहीं पाता और वो विंग को किस कर लेता है। तभी विंग को अपने अंदर फिर से कुछ हार्डनेस फील होती है और विंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखता है, जहां वांग जी ऑलरेडी मॉर्निंग में रेडी हो चुका था। विंग जो कि अपनी आंखें बंद करता है और उसे कल रात की बातें याद आती हैं। उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, फिर भी विंग वांग जी को देखता है एंड देन उसे डीप किस करता है और वो लोग फिर से लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां दोनों ही अपने रोमांस में इतना इंटेंस हो चुके थे कि सुबह से कब दोपहर हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। फाइनली दोपहर में वांग जी जो कि फ्रेश होके विंग के पास आता है। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुका था। विंग जो कि जैसे तैसे करके खुद को रेडी करता है, क्योंकि बेचारे से न चला जा रहा था न बैठा जा रहा था। वांग जी उन दोनों के लिए लंच बनाता है और वो लोग लंच करते हैं और अब तो ये उनके लिए हम नॉर्मल हो चुका था। विंग और वांग जी अक्सर इंटीमेट होते रहते। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी थे इस मामले में। विंग जिसने घर का कोई भी कोना नहीं छोड़ा होगा, वो दोनों उस घर के हर एक कोने में एक दूसरे के साथ रोमांस कर चुके थे। विंग जो कि और भी ज़्यादा नॉटी हो चुका था, जहां विंग घर में अपने कपड़ों से ज्यादा वांग जी की शर्ट पहन के घूमा करता था और उसे हर जगह सिड्यूस करता फिरता। उन दोनों की लाइफ काफी हैप्पीली कट रही थी। ऐसे ही 3 मंथ हो जाते हैं। हाँ, वो दोनों बहुत ही खुश थे एक दूसरे के साथ। इधर वांग जी की मॉम वो भी रिकवर कर रही थी। वांग जी जिसने विंग से सिर्फ अपनी मॉम के इलाज के लिए ही पैसे लिए थे, इसके अलावा उसने और कोई पैसे नहीं लिए। हालांकि विंग ने कहा था वांग जी से कि वांग जी को पार्ट टाइम जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे और उसके सारे खर्चे विंग पे करेगा। बट वांग जी ने मना कर दिया। विंग ने कोशिश भी की उसे पैसे देने की, बट वांग जी नहीं देता है। वांग जी नहीं लेता। उसने जो भी पैसे लिए वो सिर्फ अपनी मॉम के इलाज में ही लिए थे। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे, लेकिन विंग जिसे यही लगता था कि वांग जी उसके साथ अच्छे से रहता है, उसकी केयर करता है जिस तरह, वो सब इसलिए करता है क्योंकि विंग उसे पे कर रहा है। वांग जी ये सब अपना जॉब समझ के करता है। विंग को बस यही लगता था, लेकिन वांग जी उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल वांग जी विंग को पहली ही नज़र में पसंद कर बैठा था, पर जब वो विंग के साथ रहने लगा, उसे जानने लगा, तो वांग जी विंग से बहुत ही प्यार करने लगा। इन 3 महीनों में वांग जी ने विंग को बहुत अच्छे से जाना है और वो विंग से बहुत प्यार करता है। अभी तक वांग जी ने अपना प्यार का कन्फेशन विंग से नहीं किया है, क्योंकि वांग जी पहले विंग के काबिल होना चाहता था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। पर उसे बहुत बुरा लगता जब भी विंग उससे ये कह देता कि वांग जी उसकी केयर इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सब पैसों की वजह से है। वो डायरेक्टली तो नहीं कहता, बट विंग हमेशा कहता है, ओ वांग जी, तुम सच में तुम अपना काम करना बहुत अच्छे से जानते हो, तुम बहुत ही अच्छे सुगर बेबी हो। वांग जी को ये अच्छा नहीं लगता। इसी तरह उनके दिन निकलने लगे थे। तभी एक दिन वीकेंड पे विंग अपने स्टोर रूम की सफाई कर रहा था, जहां उसे अपना गिटार मिलता है। विंग उसे लेकर आता है और वांग जी को दिखाता है, जहां विंग उस गिटार को प्ले करके वांग जी को दिखाता है। वांग जी विंग को देख के स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, हे, क्या तुम बजाना चाहोगे? तुम्हें आती है? इस पे वांग जी विंग के हाथ से वो गिटार लेता है और वो उसे बजाने लगता है।
इवन वांग जी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग भी गाया। विंग सुन के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, वाओ लंजा, तुम कितना अच्छा गिटार बजाते हो और तुम कितना अच्छा गाते हो, बट ये सॉन्ग कौन सा है? मैंने तो ये सॉन्ग कभी नहीं सुना। इस पे वांगजी कहता है, दरअसल इसे मैंने कंपोज किया है। इस पे विंग कहता है, सीरियसली, ये सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा है, इसका नाम क्या है? तभी वांगजी कहता है, गेस करो। जहाँ विंग काफी सारे नेम गेस करने लगता है, तभी वांगजी कहता है, नहीं। विंग कहता है, अरे बताओ भी। तभी वांगजी कहता है, नहीं, कभी और। इस पे विंग कहता है, ओके फाइन। देन वो लोग दूसरी दूसरी बातें करने लगते हैं और इस बात के एक सप्ताह बाद ही वांग जी एक दिन कॉलेज से आता है और वो है कि आज विंग ऑलरेडी ही ऑफिस से आ चुका है। वांग जी जो कि बहुत ही हैप्पी था और उसने कुछ कपकेक्स और आइसक्रीम खरीदी थी, वो उन्हें लेके आता है और विंग के सामने रखते हुए कहता है, विंग, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस पे विंग कहता है, बोलो लंजा। तभी वांग जी विंग को वो कपकेक्स देता है और कहता है, दरअसल ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी कि बिजनेस में स्टडीज करने के अलावा मैं अपने कॉलेज में म्यूजिक एंड डांस डिपार्टमेंट ने भी मैंने ज्वाइन किया था और कुछ टाइम पहले ही हमारे कॉलेज में एक ऑडिशन हुआ था एक बॉयज़ बैंड के लिए। एक कंपनी है जो कि बॉयज़ बैंड बना रही थी, तो मैंने उसमें ऑडिशन दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये सुनते ही विंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी, तुम मजाक कर रहे हो? इस पे वांग जी कहता है, मैं मजाक नहीं करता। तभी विंग कहता है, इसका मतलब तुम उस कंपनी के अंदर ट्रेनिंग लोगे और फिर तुम सी-पॉप आइडल बन जाओगे? इस पे वांग जी हाँ कहता है। ये सुनते ही विंग इतना हैप्पी हो जाता है कि वो टाइटली वांग जी को हग कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। तभी वांग जी आगे कहता है, बट इस पे विंग देखता है वांग जी को और कहता है, क्या बात है? तभी वांग जी कहता है, मुझे 1 साल के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी होगी और इसके लिए 1 साल तक मुझे कंपनी के ही दिए गए रूम्स में रहना होगा और वहाँ मैं फ़ोन यूज नहीं कर सकता, ना ही किसी से मिल सकता हूँ। ये सुनते ही विंग का फेस थोड़ा सा उतर जाता है, बट अगले ही सेकंड विंग हैप्पी होते हुए कहता है, तो क्या हुआ लंजा, इसमें कौन बड़ी बात है? तो सभी आइडल्स करते हैं और तुम इसके लिए सैड मत हो, तुम्हें तो हैप्पी फील करना चाहिए कि तुम आइडल बन जाओगे। और वैसे भी ट्रेनिंग सिर्फ 1 साल के लिए ही है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? और रही बात तुम्हारी मॉम की, तो तुम टेंशन मत लो, मैं उनका ध्यान रखूंगा। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की भी तुम टेंशन मत लो, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इस पे वांग जी कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, कम ऑन लंजा, टेंशन मत लो, ठीक है, और तुम जाओ और ट्रेनिंग करो और मैं सच में तुम्हें एक फेमस आइडल के तौर पे देखना चाहता हूँ और तुम्हारा कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहता हूँ। इस पे वांग जी कहता है, फिर ठीक है विंग जी। विंग को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने के बाद प्रपोज करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि पहले वो विंग के काबिल बन जाए, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि कहीं विंग वांग जी के एब्सेंस में कोई दूसरा अपने लिए सुगर बेबी न ढूंढ ले। वांग जी इसीलिए विंग से कन्फेस करने का डिसाइड करता है। अगले दिन रात में जब विंग ऑफिस से घर आता है, तब कमरा पूरा अंधेरे से भरा था। विंग ने लाइट ऑन की और जैसे ही लाइट ऑन की, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन था और जहाँ वांग जी खड़ा था, वांग जी ने विंग को एक फ्लावर का बुके दे के प्रपोज किया। वांग जी कहता है, विंग, मैं जानता हूँ कि अभी मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और ना ही ये कहने का सही टाइम है, बट फिर भी
मैं जाने से पहले तुम्हें कन्फेस करके जाना चाहता हूँ ताकि मेरा मन सुकून में रहे। विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शुरू से ही। शुरू में पहली नज़र में ही तुम मुझे अच्छे लगे थे, बट तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। विंग, आई रियली लव यू। विंग ये सब कुछ देख रहा था, बट वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता है। वांग कहता है, विंग, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? क्या तुम मेरा वेट करोगे विंग? विंग फिर भी कुछ भी नहीं कहता। विंग अपने एक कदम पीछे ले लेता है। ये देख के वांग जी विंग का जवाब समझ जाता है। वांग जी खड़ा होता है और विंग के पास जाते हुए कहता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। तभी विंग कहता है, बकवास है लांजान, मैं प्यार इन सब पे यकीन नहीं करता और तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट भूल रहे हो। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। तभी वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन विंग मैं खुद को नहीं रोक सका। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, प्लीज़ मेरा यकीन करो। तभी विंग कहता है, बकवास है लांजान, अगर तुम्हें प्यार हुआ भी है तो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम जा रहे हो आइडल की ट्रेनिंग करने। एक बार तुम आइडल बन गए, तुम्हारी अपनी लाइफ होगी और फिर एक टाइम के बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे बेटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझे सिर्फ वीन चाहिए, मेरा वीन। तभी वीन कहता है, बकवास है लांजान, मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं रखता। तुम्हारे साथ भी मैं सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मेरी बॉडी के डिज़ायर्स हैं। अब तुम ही सोचो, मुझे कैसे किसी से प्यार हो सकता है? और वैसे भी तुम जाओगे तो मैं कोई दूसरा ढूंढ लूँगा, और तुमसे पहले भी मैं ऐसा ही था। मुझे इमोशनल अटैचमेंट पसंद नहीं है। इस पे वांग जी गुस्सा होते हुए वीन ही वॉल में प्रेस कर देता है और गुस्से में कहता है, वीन बकवास करना बंद करो। और पहली बात, जिस तरह मेरा फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ था, वैसे ही मुझे पता है कि तुम भी पहली बार मेरे साथ ही इंटीमेट हुए हो। और दूसरी बात, तुमने पहले क्या किया है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वीन, और तुम किसी और के बारे में सोचना बंद कर दो। तभी वीन कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने सोच लिया है। अब तुम देखो, मैं तुम्हारे सामने ही अपने लिए दूसरा सुगर बेबी ढूंढूंगा। वांग जी गुस्से में विंग को देखता है और सीधे उसे वहीं पे डीप किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के मुंह से किसी और का नाम सुन के। वांग जी उसे बहुत ज्यादा किस करता है। कुछ देर बाद वो उसे उठाता है और लेकर सीधे कमरे में जाता है जहाँ वो लोग फिर से इंटीमेट होना स्टार्ट हो गए थे। आज वांग जी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था। अगली सुबह जब वीन की आंख खुलती है तो वो बेड पे अकेला था। वीन कुछ देर तक ऐसे ही आंखें खोल के बेड पे लेटे रहता है। वो सारी बातों को याद करता है जो कल रात वांग जी ने कही थी। कैसे वांग जी वीन से रिक्वेस्ट कर रहा था। जब वो लोग इंटीमेट हो रहे थे तब भी वांग जी वीन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो बस उसे एक मौका दे। वो अपने प्यार का कन्फेशन कर रहा था। वीन की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो धीरे से कहता है, तुम भी बदल जाओगे वांग जी एक वक्त के बाद, कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद वीन फिर रेडी होके नीचे आता है तो देखता है कि वांग जी सारा ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा रहा था। वीन वांग जी को देखता है और जाके चुपचाप बैठ जाता है। तभी वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग वीन। इस पे वीन भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। तभी वांग जी वीन के लिए ब्रेकफास्ट निकालता है प्लेट में और खाते वक्त ही कहता है, दरअसल वीन मेरे भाई का कॉल आया था। वो चाहते हैं कि मेरे जाने में अब 3 दिन और बचे हैं, तो मैं ये टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूं, अपनी मॉम के साथ, क्योंकि फिर 1 साल तक मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा। तभी वीन कहता है, तुम जाओ वांग जी, वैसे भी तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए।
वांग जी जाना तो नहीं चाहता था, स्पेशली तब जब उसके और विंग के बीच में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो विंग को मनाना चाहता था, बट वांग जी क्या करता? आफ्टर ऑल उसकी मॉम की तबीयत भी तो ठीक नहीं थी, और ऐसे में मॉम उससे मिलना भी चाहती थी, तो वांग जी मना नहीं कर पाता। इसीलिए वांग जी ब्रेकफास्ट के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर विंग जो कि ऑफिस में जाता है। ऑफिस में काम करने के बाद शाम को विंग नी वैसांग को कहता है बार में चलने के लिए, जहाँ आज कुछ वियर्ड था। आज विंग ड्रिंक नहीं कर रहा था, आज वो बार में बस चुपचाप बैठा हुआ था। ने मुश्किल से 1 या 2 ग्लास ही ड्रिंक की थी। नी वैसांग विंग को देखते हुए कहता है, बड़ी तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतने शांत? तभी विंग कहता है, कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। वेसांग और विंग बार से बाहर निकलते हैं। तभी वेसांग वहाँ बाहर एक जगह बैठते हुए कहता है, विंग क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? इस पे विंग कहता है, दरअसल वांग जी ने मुझे प्रपोज किया है। इस पे वेसांग कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? इस पे विंग कहता है, हाँ, वांग जी ने मुझे प्रपोज किया। तभी वेसांग कहता है, ओह माय गॉड विंग, फिर तो तुम्हें बिना मना किए सीधे हाँ कर देना चाहिए। तुमने क्या कहा? इस पे विंग कहता है, मैंने मना कर दिया और ये कह दिया कि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था और मैं उसके जाने के बाद अपने लिए दूसरा सुगर बेबी ढूंढ लूंगा। ये सुनते हुए विंग नी वेसांग विंग से कहता है, विंग पागल मत बनो, वांग जी बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें पता है मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो बचपन से ही बहुत ही शांत और रिजर्व नेचर का है। उसने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया और ना ही कभी किसी ओमेगा को गलत नजर से देखा है। तुम पहले थे जिसके वो इतने करीब आया, वो भी उसकी मजबूरी थी, वरना वो कभी भी हाँ नहीं कहता। इस पे विंग कहता है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा है, पर मैं क्या करूँ? मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। तुम तो जानते हो ना कि मुझे इमोशनल अटैचमेंट से कितना डर लगता है। इस पे हुएसांग कहता है, वी तुम जिंदगी भर तो ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। एक बार वांगजी पे यकीन करके देखो, वो सच में बहुत अच्छा है। वीइंग कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। वैसे भी वांगजी अब अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। जब वो ट्रेनिंग के बाद आइडल बन जाएगा, तब उसकी अपनी लाइफ होगी, उसके अपने फैंस होंगे, और तुम तो जानती हो वैसे इंडस्ट्री में लोगों का उठना बैठना हर वक्त कितनी खूबसूरत खूबसूरत मॉडल्स, ओमेगास, इन सब के साथ होगा। उसकी अलग लाइफ होगी और मेरी अलग। मैं आगे का सोच रहा हूँ, मैं नहीं हाँ कह सकता। इस पे नीवेसांग कहता है, मैं तो यही कहूँगा वीन कि तुम एक बार फिर से सोच लो। खैर, देखते हैं क्या होता है। इस पे विंग भी कहता है, हाँ। वांग जी जो कि अब अपनी आइडल ट्रेनिंग वाले दिन, जहाँ जिस दिन उसे निकलना था, विंग से मिलने आता है। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ वांग जी बहुत ही होपफुल नज़रों से विंग को देखता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, विंग आई एम सॉरी, मुझे पता है शायद मेरे प्रपोज करने का तरीका सही नहीं था, बट विंग प्लीज़, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा वेट करना, ओके? और मुझे यकीन है तुम पे कि तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करोगे। मैं अभी मजबूर हूँ कि मुझे वहाँ जाना ही होगा। मैं आने के बाद प्रॉपर तुम्हें डेट करूँगा और तुम्हें कोट भी। इस पे विंग स्माइल करता है। विंग वांग जी की आंखों में देख सकता था कि वांग जी जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। विंग वहाँ कुछ भी नहीं कहता। वांग जी उसे टाइटली हग करता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही देखते देखते 1 साल बीत जाते हैं, जहाँ इन 1 सालों में वांग जी ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली थी और उसने काफ़ी मेहनत किया था। इवन वो अपने टीम में सबसे बेस्ट था। वांग जी हद से ज़्यादा हैंडसम था और ऊपर से उसके टैलेंट, ओ माय गॉड,
सभी जानते थे कि वांग जी जिस दिन मार्केट में आएगा उस दिन इस इंडस्ट्री में तहलका मचने वाला है। एक साल की ट्रेनिंग के बाद फाइनली उनकी कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो लोग अब अपने पहले सॉन्ग को लॉन्च करने की तैयारी में लग जाते हैं और उस पर काम करने लगते हैं। एक साल बाद वांग जी जब फाइनली अपनी ट्रेनिंग लेके वापस आता है तो वो सबसे पहले अपने घर ना जाके वीन के घर जाता है कि इन एक सालों में वांग जी ने हर एक दिन कैसे काटा है वो सिर्फ वही जानता था। उसने वीन को बहुत याद किया था। उसे वीन की हंसी, उसका बात, हर चीज याद आता था। वांग जी सबसे पहले वीन के घर जाता है जहाँ वो देखता है कि वो घर बंद पड़ा हुआ है। वांग जी को लगता है कि शायद वीन अभी ऑफिस होगा, इसीलिए वो वहीं पे वेट करने लगता है। वेट करते करते ऑलमोस्ट रात हो जाती है। वांग जी सोचता है इतनी रात हो गई, वीन अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ वॉचमैन आता है जो कि पास में ही रहता था और वो अपने घर गया था। वो रात में घर की रखवाली करता था। तभी वो वॉचमैन आता है तो वांग जी को देखता है। वो वॉचमैन ऑलरेडी वांग जी को जानता था क्योंकि वो पहले भी यही रहता था। वांग जी उसको देखते हुए पूछता है कि वीन कहाँ है और वो कब आएगा। इस पे वो वॉचमैन कहता है मास्टर, वो तो वो तो यहाँ नहीं रहते हैं। इस पे वांग जी कहता है क्या। तभी वो वॉचमैन फिर से कहता है हाँ, उन्होंने तो एक साल पहले ही ये घर छोड़ दिया था और अब वो यहाँ नहीं रहते हैं। इस पे वीन हैरान होते हुए कहता है ओके, तो वो कहाँ रहता है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। इस पे वो वॉचमैन कहता है नहीं, मुझे तो नहीं पता, उन्होंने बस मुझे इस घर का ख्याल रखने के लिए कहा है। इस पे वांग जी ओके कह देता है और वो वीन को कॉल ट्राई करने लगता है। बट वीन का जब कोई नंबर उठाता है तो वो नंबर किसी और ने रिसीव किया। वांग जी उससे कहता है वीन। तभी उधर से एक पर्सन कहता है सॉरी, बट ये मो सयान्यू का नंबर है। इस पे वांग जी कहता है तो वीन कहाँ है। तभी वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता, ये नंबर मैंने रिसेंटली हाल ही में लिया है, ये मेरा नंबर है। ये सुन के वांग जी को शौक लगता है और वो कुछ नहीं कहता। अब वांग जी परेशान हो जाता है कि आखिर वीन कहाँ चला गया। वांग जी रात बहुत हो गई थी इसलिए अपने घर चला जाता है। उसे घर पे देख के उसकी मॉम और उसके भाई बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। वांग जी अपनी फैमिली से मिलके अपने कमरे में आता है और उसे अब बेचैनी होने लगती है। तभी वांग जी सोशल मीडिया ऑन करता है और वीन को ढूंढने लगता है, बट वीन का कोई अकाउंट ही नहीं था। वांग जी डिसाइड करता है कि वो अगले दिन नी वेसांग से मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह ही वांग जी रेडी होके नी वेसांग को सीधे कॉल लगाता है और उससे मिलने का कहता है। वेसांग भी हाँ कर देता है। वेसांग और वांग जी एक दूसरे से कैफे में मिलते हैं जहाँ वेसांग वीन के बारे में पूछता है और कहता है कि वीन का नंबर चाहिए और वो भी कहाँ रहता है। इस पे वेसांग कहता है वांग जी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वीन कहाँ रहता है, उसने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है। इस पे वांग जी कहता है प्लीज प्लीज मुझे बता दो कि वीन कहाँ रहता है। इस पे वेसांग फिर से कहता है आई एम सॉरी वांग जी, तुम्हें वीन का पीछा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़नी चाहिए। इस पे वांग जी कहता है बकवास है, उससे बहुत प्यार करता हूँ और वीन ठीक तो है ना। इस पे वेसांग कहता है वो बस तुमसे दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया है। अब प्लीज तुम उसके पास ना ही जाओ तो अच्छा होगा। इस पे वांग जी कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे वीन के बारे में बता दीजिए, मैं मैं आपका एहसान मानूंगा। वेसांग बताना तो चाहता था बट उसे याद आता है कि वीन ने कैसे रो रो के उसे कसम दे रखी थी। वेसांग उठ के वहां से चला जाता है। अब वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो वीन को बहुत चाहता था। इधर वांग जी को उसकी कंपनी की तरफ से भी मैसेज आ जाता है कि उन लोगों को न्यू रिकॉर्डिंग्स पे काम करना होगा, जिसके लिए
उन्हें ऑलमोस्ट सारा टाइम उसी में डेडिकेट करना होगा, क्योंकि उन्हें लॉन्च करना था। तो अच्छा से सॉन्ग्स, डांस, कोरियोग्राफी सब कुछ उन्हें बनाना था, प्रैक्टिस करना था। इसलिए वांग जी वीइंग को ढूंढ भी नहीं पाता। उसे मुश्किल से ही सोने का टाइम मिलता था, वो इतने ज़्यादा मेहनत करने लगा। बट वांग जी को जितना भी टाइम मिलता उसमें वो पूरी कोशिश करता वीइंग का पता लगाने का। वांग जी हर उस जगह जाता जहाँ उसे लगता था कि वीइंग हो सकता है, बट उसे वीइंग का कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर उसे मुश्किल से ही टाइम मिलता था। ऐसे ही करते करते 6 मंथ और बीत जाते हैं और 6 महीने बाद फाइनली वांग जी और उसका ग्रुप, वो लोग अपना पहला सॉन्ग रिलीज करते हैं, जहाँ चाइना में वो सबसे ज़्यादा हिट होती है। इवन वर्ल्ड वाइड उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। वो दी ग्रुप इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि ऑलमोस्ट अपना पहला एमवी रिलीज करने के 2 मंथ के अंदर में ही उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जनरेशन के लोग उनके म्यूज़िक के दीवाने थे और देखते ही देखते उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगते हैं। वो लोग बैक टू बैक दिन रात अपने सॉन्ग्स पे मेहनत करते, अपनी कोरियोग्राफी, डांस, इन सब पे बहुत मेहनत करते। वांग जी चाह कर भी वीइंग को ढूंढ नहीं पा रहा था और उसे वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि ये उसके शुरुआती दिन थे, इसलिए उन पे बहुत प्रेशर था और उन्हें अच्छा परफॉर्म करना था। ऐसे ही करते करते 1 साल बीत जाते हैं, जहाँ इन 1 सालों में वांग जी अपनी कंट्री का ही नहीं, वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट में आने लगा था। खासकर गर्ल्स में, ओमेगाज में, बीटाज में उसका क्रेज था अलग ही लेवल का। वांग जी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही सही थी, बट उसकी पर्सनल लाइफ में मिस हो रखा था, क्योंकि वो अब तक विंग को नहीं ढूंढ पाया था। फाइनली जब 1.5 साल हो गए थे, तो वांग जी जब वो अच्छे पैसे कमाने लगा था, क्योंकि इनिशियली कंपनी सारे पेमेंट्स रखती थी, उन्हें बहुत ही लिमिटेड पेमेंट मिलता था। बट अब जब वांग जी के अपने पर्सनल पैसे हो गए थे, तो वांग जी ने एक बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव को हायर किया था विंग को ढूंढने के लिए। जी बस इसी होप में था कि उसे विंग मिल जाए, और डिटेक्टिव भी उसे ढूंढने में लग जाता है। और ऐसे करते करते 6 महीने और गुजर जाते हैं। अब वांग जी को विंग को देखे हुए टोटल 3 साल हो चुके थे। वांग जी पूरा बेचैन हो चुका था, उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। इसीलिए रात वो घर ना जाके विंग के उस घर के पास जाता है। वांग जी उस घर को देख रहा था। देखता है वांग जी कि अभी वहाँ पे वॉचमैन नहीं है, इसलिए वो चुपचाप से उस घर में चला जाता है। वो घर ऑलरेडी पासवर्ड से लॉक था और वांग जी को पासवर्ड पता था, तो वो उसे डालता है और घर खुल जाता। गेट ओपन हो जाता है। वांग जी कमरे में अंदर जाता है। वहाँ हल्की हल्की डस्ट जम गई थी। आफ्टर ऑल इतने सालों में साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई नहीं आया। वांग जी वहीं पे हर एक चीज़ को देखता है। उसे अपने और विंग की हर एक मेमोरी याद आने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। करते करते वो फाइनली बेडरूम में जाता है। वांग जी को वो बेड याद आती है जिसपे उसने और विंग ने न जाने कितनी बार वो लोग इंटीमेट हुए थे। इवन घर का वो हर कोना। वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो उस रात वहीं उस बेड पे सो जाता है। उस बेड में अभी भी हल्की हल्की विंग की फेरोमोन्स की स्मेल भी थे। अगली सुबह जब वांग जी का आँख खुलता है, तो वो खुद को विंग के घर में देखता है, जहाँ उसे कल रात की बातें याद आती हैं। वांग जी उठता है, वहीं विंग के कबर्ड को खोलता है, कि पूरी तरह से खाली था। वांग जी फाइनली जब कमरे से बाहर आने लगता है, तो उसके हाथ से एक छोटी सी डॉल जो कि वही टेबल पे रखी थी, नीचे गिर जाती है। वांग जी उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, तो देखता है कि बेड के नीचे कुछ गिरा हुआ है। वांग जी उसे बाहर निकालता है, तो वो एक डायरी थी। वांग जी उस डायरी को खोलता है,
तो वो विंग की डायरी थी। लगता है विंग हड़बड़ी में उसे ले जाना भूल जाता है। वांग जी वहीं बेड पे बैठ जाता है। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और वो उस डायरी को पढ़ने लगता है। उस डायरी में विंग ने अपनी बचपन से लेके अब तक की सारी बातें लिखी थी। वांग जी विंग के बारे में जानता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कैसे विंग का बचपन बहुत ही टॉक्सिक रहा है। विंग के फादर बचपन में ही उसने अपनी मॉम को विंग के फादर ने उसकी मॉम को चीट किया था। वो भी एक वुमन के साथ नहीं, उनके मल्टीपल वुमेन्स के साथ रिलेशनशिप थे। कैसे वो उसकी मॉम को मारा पीटा करते थे, उन्हें टॉर्चर किया करते थे। फाइनली एक बार तो ऐसा आया कि उन्होंने ऑलमोस्ट उसकी मॉम को मार ही डाला था। वो तो वक्त रहते विंग ने अपने रिलेटिव्स को कॉल कर दिया था, जिस कारण से उसकी मॉम बच गई। और उसके बाद उसके फादर ने उन लोगों को बहुत पीटा था। ऊपर से उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। कैसे वो उसकी मॉम के सारे पैसे खर्च कर दिया करते थे और वो खुद कमाते भी नहीं थे। बहुत ही छोटा था, वह इन सब माहौल में ही पला बड़ा था। उसे बहुत ही डर लगता था। विंग ने लिखा था कि जब सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए रोया करते थे तो विंग को स्कूल पसंद था, क्योंकि वहाँ उसे सुकून मिलता था। उसे घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि घर में उसे घर जैसा महसूस ही नहीं होता। उसके फादर को कोई मतलब ही नहीं था और ममा फादर की वजह से इतनी प्रेशराइज रहती थी कि उनका सारा गुस्सा विंग पे निकलता था। विंग 5 साल का था तब से उसकी मॉम, अपने पापा, उसके फादर, उनके हस्बैंड का सारा गुस्सा विंग पे निकालती थी। कैसे उसे छोटी छोटी बातों पे बहुत ही पीटा जाता था, बहुत ही मारा जाता था बेरहमी के साथ। इस कारण से विंग बहुत ही डरा सहमा सा रहने लगा था। वो इतना डरा सहमा सा था कि वो धीरे धीरे खुद को क्लोज करने लगा। स्कूल में भी विंग के कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि विंग ज़्यादा बातें नहीं कर पाता था खुल के। वो घर के माहौल की वजह से बहुत डरा सा और चुप चुप सा रहता, जिस कारण स्कूल में भी उसके कोई दोस्त नहीं होते थे। विंग बस स्कूल के में क्लास के किसी कोने में बैठा रहता और सभी बच्चों को हंसते गाते देखता, दोस्ती करते देखता। वो भी करना चाहता था, बट कोई विंग से बात ही नहीं करता। वो तो उसके टीचर्स अच्छे थे, जिन्होंने विंग को काफ़ी सपोर्ट किया। यहाँ तक कि जब विंग अपने सीनियर ग्रेड्स में गया था, तब उसे क्लास के एक लड़के पे क्रश था। जब उस लड़के को एहसास हुआ कि विंग उसे पसंद करता है, तो उसने विंग को प्रपोज किया। विंग बहुत ही हैप्पी हो गया था। उसे लगा था कि इस दुनिया में कोई तो है जो विंग को दिल से प्यार करेगा। लड़का विंग के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। वो विंग को अक्सर फोर्स करता, उसके क्लोज आने की कोशिश करता, और विंग जब उसे मना करता तो फाइनली ने गुस्से में आके विंग से कह ही दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम एक डम्बेड हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा, तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। उसने विंग को बहुत कुछ कहा, विंग को बहुत बुरा लगा। ऊपर से अगले ही दिन उसने किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया। विंग ने अपनी इस लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा था उसमें। कैसे वो हर एक दिन वहाँ घुटता रहा उस परिवार में। कैसे वो उस जगह से आज़ाद होना चाहता था। विंग ने अपने ड्रीम्स लिखे थे कि वो क्या क्या चाहता है अपनी लाइफ में। जहाँ उसने ही लिखा था कि विंग एक दिन इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर भाग जाना चाहता है। वो यूरोप के किसी फेरी टेल जैसे विलेज में अपना एक ब्यूटीफुल सा घर चाहता है, जहाँ वो पूरी जिंदगी सुकून से जी सके। आसपास नेचर हो और सुकून हो, जहाँ वो इन सारे दुख तकलीफों से आज़ाद हो जाए। जी विंग की डायरी पूरी पढ़ता है। उसमें बहुत कुछ लिखा था। सब कुछ विंग के बारे में जानने के बाद वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। वो समझ गया था कि विंग क्यों इमोशनली अटैचमेंट से इतना डरता है। वांग जी वैसा नहीं है। वांग जी विंग से सच में प्यार करता है।
वांग जी अपने डिटेक्टिव को कॉल करता है और उसे यूरोप में विंग को सर्च करने के लिए कहता है, खासकर सारे विलेज साइड एरिया में। इसमें वो डिटेक्टिव होके कहता है, और ऐसे ही आगे के 6 मंथ भी निकल जाते हैं कि यूरोप इतना छोटा तो नहीं था। फाइनली एक दिन जब वांग जी अपना परफॉर्मेंस दिया था, एक कॉन्सर्ट था, जिसके बाद जब वो अपने मेकअप रूम में आता है तो उसके फ़ोन पे एक कॉल आती है। वो कॉल उसके डिटेक्टिव की थी, जहाँ उधर से उस डिटेक्टिव ने जो कुछ भी कहा वांग जी सुनता रहा, और लास्ट में उसने एक डीप साई किया। जी का एक और टूर था, बट वांग जी ने उसे कैंसिल किया और वो सीधे उसने यूरोप का टिकट लिया और वो उस जगह पे चला गया जहाँ उसे वीन का पता चला था। वांग जी के दिल में बहुत बेचैनी थी, बस अपने वीन को देखना चाहता था। फाइनली वांग जी एक बहुत ही खूबसूरत से छोटे से घर के सामने खड़ा था। वो घर भी बंद था। ये देख के वांग जी जैसे ही वहां से थोड़ा बाहर निकलता है और एक लेडी को देखता है, वो उनसे पूछता है कि जो इस घर में आदमी रहता है वो कब आता है। इस पे वो लेडी कहती है, ओह वीन। वांग जी कहता है हाँ। तभी वो लेडी कहती है, वो वैसे आज तो वीकेंड्स है, वो शख्स तुम्हें पार्क में मिलेगा, यहाँ से कुछ ही दूर में। बगल में एक पार्क है, वो अक्सर वहीं जाया करता है, तुम वहाँ जाओ, शायद वो तुम्हें वहाँ मिल जाए। इस पे वांग जी हाँ कह देता है। वांग जी फाइनली उस पार्क में जाता है। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद पार्क में एक पॉन्ड के सामने बेंच पे उसने एक लड़के को बैठे हुए देखा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और इनोसेंट था। वांग जी जिसकी आंखें उस पर ठहर गई। वो लड़का वहां बैठा बस उस पॉन्ड को देख रहा था। वांग जी उसके पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। जब उस लड़के को लगा कि कोई उसके पास बैठा है तो वो उसकी तरफ देखता है, जहां वो वांग जी को देख के हैरान हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी उसे देखता है और कहता है, विंग। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी आगे बढ़ता है और विंग को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही खामोश रहते हैं और एक दूसरे के प्रेजेंस को फील करते हैं, एक दूसरे को टाइटली हग किए रहते हैं। कुछ देर बाद वो अलग होते हैं तो उन दोनों की आंखों में आंसू थे। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस पे वांग जी कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरा इंतजार करना। तुम क्यों चले आए। इस पे विंग कहता है, बकवास है, मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। इस पे वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हें बहुत मिस किया। विंग कहता है, फिर भी कोई फायदा नहीं है, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। इस पे वांग जी विंग का हाथ लेते हुए कहता है, विंग मुझे पता है कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पे विंग वांग जी की ओर देखता है। अभी वांग जी कहता है, दरअसल मैं तुम्हारे उस पुराने घर में गया था और वहाँ मुझे तुम्हारी एक डायरी मिली थी। ये देख के विंग कहता है, क्या वो डायरी, मुझे लगा वो मुझसे खो गई। तभी वांग जी कहता है, नहीं, वो तुम्हारे बेड के नीचे गिर गई थी, मैंने उस डायरी को पढ़ा। विंग सुनते ही विंग एक डीप साई करता है और नीचे देखने लगता है। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी वही घुटने के बल नीचे बैठता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, विंग रोना बंद करो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही है। तभी विंग कहता है, नहीं, तुम नहीं समझ सकते, ये कहना आसान है वांग जी, बट वही समझता है जिसके ऊपर बीतती है। वांग जी जब घाव कच्ची उम्र पे लगते हैं ना, तो उसके निशान जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ते। कोई कितना भी कह ले, बट जब यकीन टूटता है ना, तो फिर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तभी वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ वीन, मैं नहीं कह रहा कि तुम मुझ पे यकीन करो, बस मुझे अपने पास रखो, मुझे एक मौका दो, मुझे खुद को साबित करने दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे घावों को भरना मुमकिन नहीं, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ नई मेमोरीज बनाना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ हैप्पीनेस होगा, ताकि तुम जब याद करो तो तुम्हें हमारी अच्छी मेमोरीज याद आए। इतनी सारी अच्छी मेमोरीज बनाएंगे कि तुम्हें उन्हें याद करते करते ही तुम्हारा सारा जिंदगी निकल जाएगा, और फिर तुम्हें उन बुरी यादों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दो। तभी वीन कहता है, बट तुम तो आइडल हो वांग जी, तुम्हारे फील्ड में तो ओमेगाज गर्ल्स बीटाज। तभी वांग जी कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है वीन, और मैं फिर भी वैसा नहीं हूँ। मैंने ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, और क्या इन 3 सालों में तुमने कोई भी मेरे नाम का स्कैंडल देखा है? इस पे वीन कहता है, नहीं, बट तुम्हारी बहुत सारी फैंस हैं, और वो भी सारी फीमेल्स हैं, मुझे जलन होती है। इस पे वांग जी कहता है, ओह, तो तुम मेरे कॉन्सर्ट्स और गाने सुनते रहते हो? इस पे वीन कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हारे इंटरव्यूज़, तुम्हारे कॉन्सर्ट्स, तुम्हारे गाने, हर चीज़ हर चीज़ सुनता हूँ, और सब कुछ मैंने संभाल के रखा है। तभी वांग जी कहता है, तुम वो सब कुछ छोड़ के यहाँ क्यों चले आए? इस पे वीन कहता है, तुम्हारे जाने के बाद उस घर में हर जगह मुझे तुम्हारी याद आती थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आने लगी थी, इसीलिए मैं तुमसे भागने के लिए यहाँ आ गया। तभी वांग जी कहता है, वीन, आई लव यू। इस पे वीन वांग जी को देखता है। वीन वांग जी को कुछ देर देखते रहता है, फिर कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। इस पे वांग जी कहता है, देन वो दोनों घर आते हैं वीन के। वीन का वो घर बहुत ही खूबसूरत सा था, घर छोटा था बट बहुत खूबसूरत था। तभी वीन घर आते हुए कहता है, लांजान तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर बनाता हूँ। फिर वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। इस पे वीन कहता है, ओह, वैसे भी मैंने तुम्हारी कुकिंग बहुत मिस की है, तुम्हें हमेशा मुझे बना के खिलाना होगा। इस पे वांग जी कहता है, ओके ठीक है। वांग जी उन दोनों के लिए डिनर बनाता है, वो लोग डिनर करते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी वीन के कमरे में आते हैं, जहाँ विंग बहुत ही साई फील कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है और उसे अपनी ओर खींचता है, और उसके लिप्स पे उसे किस करते हुए कहता है, आई लव यू, और फिर वो उसे डीप किस करने लगता है। विंग भी उसे रिप्लाई करता है, और देखते ही देखते उनका किस काफ़ी हॉट और इंटेंस हो जाता है। वांग जी विंग को धीरे धीरे लेके बेड पे आता है और उसे लेटा देता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, और तुम्हें पनिशमेंट देना तो बनता है। आफ्टर ऑल तुमने मुझे छोड़ के जाने की गलती जो की है। इस पे विंग कहता है, बकवास है। वांग जी शर्ट को ओपन करते हुए कहता है, वैसे विंग, मैं कुछ तुम्हारे मुंह से आज सुनना चाहता हूँ। इस पे विंग कहता है, और वो क्या है? जहाँ वांग जी विंग के कान में कहता है, कॉल मी डैडी। इस बात पे विंग कहता है, नहीं, क्योंकि विंग को याद आ जाता है कि जब शुरू शुरू में वांग जी उसके साथ रहता था तो विंग उसे बेबी कहता था और खुद को डैडी बुलवाता था, और आज सिचुएशन उल्टा हो गया है। विंग मना कर देता है, बट वांग जी विंग के हैंड को टाई कर देता है, और देन उसे टीज करना स्टार्ट कर देता है। एट लास्ट जब विंग हार जाता है तो वो बेग करते हुए कहता है, डैडी डैडी प्लीज। भी वांग जी कहता है, व्हाट प्लीज? तभी विंग फिर से कहता है, डैडी प्लीज प्लीज हिट मी, प्लीज मेक मी योर्स। इस बात पे वांग जी हंस जाता है, एंड देन वो लोग फिर से लव मेकिंग करते हैं। लव मेकिंग के बाद फाइनली विंग और वांग जी एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे, जहाँ विंग वांग जी को देखते हुए पूछता है, संजा,
वैसे तुम तो आइडल हो ना, और आइडल्स तो डेट नहीं करते ना, ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ होता है। इस पे वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है वीन, बस वो लोग सीक्रेटली डेट करते हैं। वीन कहता है, तो क्या हम भी सीक्रेटली डेट करेंगे? इस पे वांग जी कहता है, नहीं, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। इस पे वीन कहता है, और तुम्हारा करियर? इस पे वांग जी कहता है, वीन, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं तुमसे शादी करूं या सिंगल रहूं, इससे मेरे टैलेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और जो मेरे फैंस होंगे वो मुझे समझेंगे, और मेरी हैप्पीनेस में हैप्पी भी रहेंगे। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये करियर नहीं भी रहा तो मैं कुछ और कर लूँगा, बट अब मैं तुमसे दूर तो नहीं रहने वाला। वीइंग इस पे हैप्पी हो जाता है और वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। वीइंग वांग जी को देखते हुए कहता है, आई लव यू। वांग जी वीइंग को देखते हुए कहता है, ओह सो माई डैडी लव्स मी। इस पे वीइंग ब्लश करते हुए कहता है, यस आई लव यू बेबी। वांग जी वीइंग को देखता है और उसके फॉरहेड पे एक किस कर लेता है, और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। और यहीं पे इस फैन फिक्शन का हैप्पी एंडिंग होता है। फ्रेंड्स, आपको ये फैन फिक्शन जैसी भी लगे, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ओके, टाटा, टेक केयर, बाय।